सब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम बात करेंगे कि सोलर सिस्टम किन टाइमों पे किस टाइम पे लगाना चाहिए। जो मुल्क की हालात है फवाद, उसको अगर देखें तो हालात तो कोई इतने अच्छे नहीं हैं इकनॉमिक टर्म्स में भी और वैसे भी। आपकी क्या रिकमेंडेशन है कि अभी क्या करना चाहिए? अभी वेट एंड सी की पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए या जिस चीज़ का प्लान किया है उसको कर गुजरना चाहिए? अगर हम पुराना अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसमें हम इस तरह के हालात को पहली दफ़ा नहीं हुए, होते ही रहते हैं। पाकिस्तान नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है, नीचे आता है फिर ऊपर आ जाता है। तो सही स्ट्रैटेजी क्या होती है कि किस टाइम पे परचेज़ करना चाहिए? जब हालात ख़राब हों उस टाइम पे सही परचेज़ करना चाहिए, या जब हालात ठीक हो उस टाइम पे जो है जब सारे ये काम कर रहे हो तो तभी आपने करना है? अच्छा देखें, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं फॉर दोज हु आर होम ओनर्स ओवर हेयर। तो पाकिस्तान में जिन जिन के अपने घर हैं, ख़रीदे हुए हैं, तो उनके लिए तो मोस्ट बेनिफिशियल है कि वो सिस्टम लगवाएं, एज सुन एज पॉसिबल लगवाएं। उसमें डिले करते हैं तो वो अपना लॉस इनकर करते हैं, लॉस जनरेट करते हैं, बिकॉज दे नॉट अडॉप्टिंग ए क्लीनर टेक्नोलॉजी। तो जो उनका बिजली का बिल, रिकरिंग एक बिल होता है, मंथली एक्सपेंस होता है, वो उसको कट डाउन नहीं करते। इसी तरह अगर आपके पास एक मैसिव फ्यूल क्या कहते हैं, फ्यूल कंजम्पशन वाली एक गाड़ी है, व्हीकल है, अगर आपके पास एक गाड़ी है जिसकी एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है 6 किलोमीटर्स पर लीटर ऑफ पेट्रोल, और अगर आप उसको कन्वर्ट करके 10 किलोमीटर्स पर लीटर पे नहीं लाते, या फिर आप इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड की तरफ नहीं जाते, तो अगेन यूर इनकरिंग अवॉइडेबल एक्सपेंस। तो आपने कोशिश तो यही करनी है कि अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रखना है, ताकि आपका सर्वाइवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए। अनलेस यू वांट टू गो फॉर अ लग्जरियस आइटम, जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कॉस्ट क्या है, रनिंग कॉस्ट क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, देन यू डोंट केयर। ठीक बट है। ये जो नॉर्मल यूटिलिटी की गाड़ियाँ हैं, हर रोज़ इस पर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस एरियाज़ में रश आवर्स में फंसते हैं, गाड़ियों पे स्क्रैचेस लगते हैं, तो उस टाइम पे तो हम लग्जरियस गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे होते। उस वक्त तो हम बिल्कुल नॉन लग्जरियस गाड़ी, जो बिल्कुल यूटिलिटेरियन आइटम होता है, वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस टाइम्स पे तो हम बचा सकते हैं, अपनी फ्यूल कंजम्पशन अपना फ्यूल की कॉस्ट बचा सकते हैं। इसी तरह घर के टाइम्स पे भी, जब घर पे मौजूद नहीं होते तो तब तो फिर एक रनिंग लोड होता है, एसी होता है, फ्रिज होते हैं, पानी की मोटर्स होती हैं। वो आपको क्या फ़र्क पड़ता है पानी की मोटर सोलर पे चल रही है कि इलेक्ट्रिक पे चल रही है? आपका तो मकसद है कि पानी की मोटर ने नीचे से पानी उठा के छत पे चढ़ाना है। तो एज़ लॉन्ग एज़ के डजंट अफेक्ट यू, यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर अ कॉस्ट सेविंग मेथड। एडिशनली अगर हम टाइम्स की बात करें थ्रू आउट द ईयर, कौन से सीज़न में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फॉर द कस्टमर टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, तो वो पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में ही रैपिड इंक्रीमेंट आया है अडॉप्शन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी का। तो सर्दियों का टाइम ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। उसमें फ़ायदा ये होता है कस्टमर को कि क्योंकि सेल्स और डिमांड में कमी होती है, समर्स में ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो रफली 30-35% की डिमांड रह जाती है। इसकी एक वजह ये होती है कि जो लोग बिल्कुल सर पे आ पड़ने के बाद सिस्टम लगवाते हैं, वो सर्दियों में नहीं लगवा रहे होते, ठीक है। क्योंकि इतने बिजली के बिल ही नहीं आ रहे होते, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो एयर कंडीशनिंग का जो लोड होता है वो कट हो जाता है। एडिशनली बहुत से लोग फिर वेट कर रहे होते हैं कि अब अगली समर्स में लगवाएंगे, जब फिर सर पे पड़ेगी आके, जब फिर ज़रूरत पड़ेगी, जब बिल्स मैसिवली इंक्रीमेंट करेंगे तो तभी लगवाएंगे, अभी 6 महीने कुछ और करते हैं। तीसरी बात ये होती है कि जो कॉस्ट होती है, जो रेट्स होते हैं, अब डिमांड जैसे कम हो जाती है, मार्केट में बड़ी क्लियर सा प्रिंसिपल है, डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस ऊपर चली जाती है। बेशक वो आर्टिफिशियली हो या नेचुरली हो, जो भी वजूहत हो, बट नॉनदलेस डिमांड ऊपर चली जाती है। बड़ा बेसिक सा फिनोमेना है। उसमें प्राइस हाइकिंग भी की जाती है, और नॉन प्राइस हाइक की वजह से वैसे भी इंपोर्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही होती है तो फिर बहुत सारी जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसको कट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कस्टमर भी बोलता है कि यार एक्स्ट्रा पैसे दे के लगवा लो, और जो सप्लायर होता है, जो इम्पोर्टर होता है, वो भी बोलता है थोड़ा महंगा भी मिल रहा है, नॉनदलेस बिकेगा, आगे डिमांड है। तो समर्स में हमेशा डिमांड ज़्यादा होती है इस तरह की आइटम्स की, जो एनर्जी सेविंग, एनर्जी प्रोड्यूसिंग आइटम्स है। आपके सामने एयर कंडीशनर्स गर्मियों में बिकते हैं, सर्दियों में बहुत कम बिकते हैं। इसी तरह रेफ्रिजरेटर्स भी गर्मियों में बिकते हैं और सर्दियों में कम बिकते हैं। इस तरह सर्दियों में जो प्राइसेस होती हैं आइटम्स की, वो भी कम हो जाती है। कंपनी भी चाहती है कि अपना स्टॉक क्लियर करे और नए आइटम्स को इम्पोर्ट करे। एडिशनली क्योंकि वर्कलोड कम होता है कंपनीज़ के ऊपर, सोलर कंपनीज़ के ऊपर सर्दियों में, तो जो आपकी जॉब की एग्जीक्यूशन है, जो एक आपने सोलर प्रोजेक्ट अपने घर पे लगवाना है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो जल्दी टाइम में हो सकती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होती हैं फॉर अ कंपनी वो थ्रू आउट द ईयर फिक्स्ड ही होती हैं। अगर हम किसी स्टेबल कंपनी की बात करें, एक नॉन स्टेबल अनस्टेबल कंपनी है जो कि हायरिंग भी कर रही है, फायरिंग भी कर रही है, कभी क्लोजर की तरफ जा रही है, कभी मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स की तरफ जा रही है, उस कंपनी की हम बात नहीं कर रहे। जैसे हमारे सामने एक रीसेंट एग्जांपल है कि बहुत बड़ी कंपनी कराची बेस्ड ही है, मैसिव एक वक्त था कि मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स हो रही थी और सारा क्राउड को पुल कर रहे थे, और फिर एक वक्त आया कि पिछले हफ्ते की खबर है कि वो क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह की अनस्टेबल कंपनी की हम बात नहीं कर सकते, हम स्टेबल कंपनी की बात कर सकते हैं। तो अगर एक स्टेबल कंपनी है, वो अपने मैन रिसोर्सेज जो उसके पास हैं, जो मैन पावर है, उसको अगर फिक्स रखती है,
एट अ सर्टन लेवल, तो वो थ्रू आउट द ईयर गर्मी में उसकी मैन पावर ज़्यादा एग्जॉस्ट हुई होगी और ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी, और सर्दियों में कुछ लोग फारिग होंगे उसके पास, तो वो ज़्यादा जॉब को प्रोफेशनली एग्जीक्यूट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू समर्स, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास मैन पावर ज़्यादा अवेलेबल है। एडिशनली जो वर्क एनवायरनमेंट है सर्दियों में, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, या आउटडोर एग्जीक्यूशन है, किसी के रूफटॉप पे होनी है, किसी की फैक्ट्री के रूफटॉप पे होनी है, किसी के इंडस्ट्रियल पार्क में ओपन मैदान में होनी है, तो जो वर्क कंडीशंस आती हैं वो ओपन हार्श कंडीशंस ही आती हैं। अगर समर्स में जॉब को एग्जीक्यूट किया जाए तो फिर जो गर्मी होती है वो फिर इलेक्ट्रिशियंस और टेक्नीशियंस को फील हो रही होती है, तो उसमें जो चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं, जो चांसेस ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाते हैं, या थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है इंस्टॉलेशन। एडिशनली टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता है, बिल्कुल, क्योंकि जो एग्जॉशन होती है वो बढ़ जाती है, जो लोगों की वर्क की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, गर्मी ज़्यादा होती है, थक ज़्यादा जाते हैं। सर्दियों में एक तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होती है, बेशक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और एडिशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इंश्योर किया जाए कि मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, बट नॉनदलेस ऑन द साइड ऑफ टेक्नीशियंस, और जब वो काम कर रहे हों बिफोर उनकी जो इंस्पेक्शन हुई है उससे पहले चांसेस होते हैं कि वो कॉर्नर्स कट शॉर्ट कर लें या फिर उन पे एग्जॉशन आ जाए और टाइम डिले बढ़ जाए। तो सर्दियों में करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जो कंज्यूमर है अगर उसके पास भी टाइम है तो वो अपने रूफटॉप पे बैठ के पर्सनली सुपरवाइज भी कर सकता है प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशन नहीं है, तो वो भी बैठ सकता है अगर उसके पास टाइम है, बिल्कुल। और वो इंश्योर कर सकता है कि चीज़ें उसके प्लान के मुताबिक ही हो रही हैं, और अगर कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत करवाना भी चाहता है तो वो ऑन द साइट हो सकता है, कंडीशंस इतनी टफ नहीं है। प्लस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, चांसेस ऑफ एग्जॉशन और चांसेस ऑफ टाइम डिलेज वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मैन पावर अच्छी कंडीशंस ठंडे मौसम में काम कर रही है, प्लस उस पर इतना वर्कलोड भी नहीं है कि प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट के बाद उसको कंपनी ने एग्जॉस्ट किया हुआ हो और उनको ओवरवर्क करवा रहे हों, तो इसमें कस्टमर का फ़ायदा होता है। प्लस थर्ड बेनिफिट आपके साथ पहले डिस्कस किया कि प्राइसेस भी नॉर्मलाइज हुई भी होती हैं, क्योंकि मार्केट में वो एक्स्ट्रॉर्डनरी डिमांड नहीं होती जो समर्स में क्रिएट हो जाती है। सर्दियों में आगे बिल्कुल नॉर्मल डिमांड आ जाती है कि वो हर वो बंदा लगवा रहा होता है जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहा होता है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा होता है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी क्या है, अभी एक ही साल की बात हो रही है, मतलब वो बंदा जिसने अगली समर्स में लगवाना ही लगवाना है, क्योंकि अगली समर्स में तो उसका बिल ऐसा आएगा कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगी, तो वो प्लान कर रहा है कि अगली समर्स के बजाय मैं भी सॉरी विंटर्स में लगवा लेता हूँ, क्योंकि बेशक मेरे पास फंड्स अभी भी अवेलेबल हैं और अगले साल भी अवेलेबल होंगे, तो मैं भी लगवा लेता हूँ। एडिशनली पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर हम बात करें तो एक और फीचर आता है, वो एक और पॉइंट ये आता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म उसमें अगर हम देखें ना पर्सपेक्टिव में, तो पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर ही जाती हैं, शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करती हैं, अगर हम 6 महीने की बात करें तो उसमें फ्लक्चुएट कर भी जाती हैं। समर्स में जुलाई में जो रेट था और जो आज रेट है उसमें हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन अगर हम हर ईयर ऑन ईयर का पर्सपेक्टिव देखें तो इन द लॉन्ग रन प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं, तो नुकसान कस्टमर का होता है, क्योंकि जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है प्रोडक्ट को, वो उसका तो जो थोड़ा बहुत मार्जिन है वो उसी मार्जिन को कोशिश करता है कि मेंटेन करे, एज लॉन्ग एज की डिमांड है मार्केट में, उसकी कोशिश होती है कि मुझे उतना मार्जिन, सर्टन मार्जिन जो है वो मिलना चाहिए। बट जो कस्टमर है उसकी जो बाइंग पावर है वो ईयर ऑन ईयर कम से कम होती जाती है, क्योंकि उसकी जो अर्निंग है वो तो PKR में हो रही है मेजॉरिटी ना, तो जब पाकिस्तानी रुपए में उसकी अर्निंग्स फिक्स्ड हैं या थोड़ी सी बढ़ गई हैं ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट के बाद या प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट के बाद, जो कि ऐसे रिसेशन के टाइम्स में, रिसेसिव टाइम्स में तो इंक्रीमेंट प्रॉफिट्स में कहाँ होता है, सेल्स ही डाउन हो जाती हैं, बट नॉनदलेस नुकसान कस्टमर का होता है कि जो चीज़ पहले 50 रुपीज़ की होनी थी वो आज 65 की मिल रही है, प्रोडक्ट वही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी वही है, नुकसान क्या हुआ कि आपने पहले नहीं लगवाया, आज लगवाया, उसकी वजह क्या है, एक तो ये कि डॉलर PKR वैल्यू में आपने देखा कि डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ कर गई, PKR की वैल्यू डिक्रीज़ कर गई, और आप वहीं आप मार खा गए एज अ कस्टमर। तो कोई इसमें जल्दबाजी वाली बात नहीं है, बट जो पिछला 5-6 साल का ट्रेंड है एज़ कम्पेयर विद रिगार्ड्स टू द सोलर प्रोडक्ट्स, वो यही है कि ईयर ऑन ईयर प्राइसेस जो प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज़ ही करी हैं। उसमें एक बात ये भी है कि ठीक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, बिल्कुल प्रोडक्ट में आती है, जब भी आप लगवाएं उस वक्त आप कोशिश करें बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लगवाएं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट आज लेटेस्ट ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी के लगवाएंगे वो कम से कम 2-3 साल तो उसको लग जाएंगे उसको थोड़ा सा आउटडेट होने में, बट नॉनदलेस आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी वहीं की वहीं रहती है, ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल आउटडेट हो गई तो वो परफॉर्मेंस में बिल्कुल पीछे रह गई। 2015 में जब सोलर पैनल्स की प्रोडक्ट्स कमर्शियली पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही थी और लोग अडॉप्ट कर रहे थे, तो उस वक्त 250 वाट्स 270 वाट्स के पैनल्स अवेलेबल थे जो पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में अवेलेबल थे, उनमें कोई हाफ कट टेक्नोलॉजी कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी, बेसिक्स पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होता था, 250 वाट्स 270 वाट्स 300 वाट्स का होता था। प्रोडक्शन उसकी जो उस टाइम थी और जो आज थी उसमें वही ईयर ऑन ईयर का डिक्रीमेंट आया है जो एक नॉर्मल पैनल में आएगा, बिल्कुल आज जो पैनल भी लेंगे उसमें भी जो ईयर ऑन ईयर डिक्रीमेंट आएगा वो वही है सेम जो उस पैनल का हुआ है, मतलब अगर उसको आज 7 साल हो गए हैं वर्क करते हुए तो 7% का डिक्रीमेंट उसमें आया है, क्योंकि 1% पर ईयर का 1% से भी कम होता है एक्चुअली, बट अगर आप 1% का भी डिक्रीमेंट ले लें पर ईयर
तो आप देख सकते हैं कि कितना डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि 25 ईयर्स तक भी आपका पैनल जो है 80% से एफिशिएंसी उसकी कम नहीं होगी। तो अगर 7 साल में अगर आप अच्छा, ये 80% जो है वो 21% का है। बिल्कुल 21% का है, क्योंकि जो आपका पैनल है उसकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट है एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से फिक्स्ड है। उसमें भी पेरोव्स्काइट या बाकी जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स है उसकी जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से 30% प्लस चली गई है, बट वो लैब कंडीशंस में गई है, वो रियल लाइफ कंडीशंस में नहीं गई। और अगर वो लैब कंडीशंस में चली भी जाती है तो उसका एक इशू ये आता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो मटेरियल है वो कमर्शियली अवेलेबल है, और वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो कमर्शियली वाइबल भी है कि नहीं, कि कस्टमर की ख़रीद उसमें आ भी सकेगा कि नहीं। अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अगेन 30% एफिशिएंसी 40% एफिशिएंसी इज़ गुड फॉर एरोस्पेस इंडस्ट्री, बट इट्स नॉट गुड फॉर कमर्शियली हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कमर्शियली आप भी नहीं ख़रीद पाएंगे 1 लाख रुपए का पैनल, मैं भी नहीं ख़रीद पाऊँगा। अगर हमें 40,000 का पैनल मिल रहा होगा, 50,000 का मिल रहा होगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फीजिबल होगा बजाय से कि हम एफिशिएंसी। तो ये विद टाइम, ओवर टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती रहती है, इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं। फिर ये भी कोशिश की जाती है कि जिस मटेरियल पे वर्क किया जा रहा है वो कमर्शियली अवेलेबल भी हो, तो उसी के साथ साथ प्रोडक्ट की जो इंप्रूवमेंट्स है वो कस्टमर तक पास ऑन होती हैं। ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये ऐसे ही चलता है ओवर टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब आप देख सकते हैं ना कि पहले 250 वाट्स 270 वाट्स का पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होता था, फिर उसके बाद मोनोक्रिस्टलाइन भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होता गया और उसकी कॉस्ट भी कम होती गई, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन की डिमांड भी ग्लोबली बढ़ती गई, तो मोनोक्रिस्टलाइन की प्राइसिंग भी पॉलीक्रिस्टलाइन के एट पार आ गई। उसके बाद हाफ कट आया, उसके बाद पी टाइप, एन टाइप, बाईफेशियल, डुअल ग्लास, नॉन डुअल ग्लास, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हर कंपनी ने उस अपनी टेक्नोलॉजी को डिफरेंट नाम देकर एक ही चीज़ बनाते रहे, टाइलिंग रिबन बनाते रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो छोटी छोटी जो फीचर्स लाते रहते हैं, उससे थोड़ी थोड़ी इंक्रीमेंट आती जाती है एफिशिएंसी के अंदर। बेस मटेरियल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिलिकॉन है और ग्लास है और पीवीसी बैकशीट है, जो भी मटेरियल्स वो यूज़ कर रहे हैं। जनरली अगर मटेरियल्स उन्हीं के साथ स्टिक करें तो फिर आपको छोटी छोटी फीचर्स यूज़ करके रिफ्लेक्शन को कम करना है, ताकि जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट है वो वापस कैप्चर हो जाए सोलर सेल के अंदर। तो इन्हीं मेथडोलॉजीज़ के थ्रू जो छोटी छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो आपको अवेल करने चाहिए। जिस भी टाइम आप सिस्टम लगवा रहे हैं आप कोशिश करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगवाएं, ताकि वो जो सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है पिछले 5, 6, 8 सालों में जितनी भी हुई है वो सारी की सारी आपको आज तो मिल रही हो ना, तो इन द कमिंग ईयर्स फिर जो भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, अगेन जब आप अपना सिस्टम रीवैम्प करते हैं तो फिर आप दोबारा, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उसको दोबारा अवेल करें। नॉनदलेस आपका सिस्टम अगर 10 साल भी पुराना हो जाता है तो वो प्रोडक्शन वो कर रहा होता है जो उसे करनी चाहिए 10 साल के बाद, तो इट्स नो प्रॉब्लम फॉर यू। अगर सिस्टम की ROI 2 से 3 साल में आपको मिल रही है तो देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू। ये एक बात और है कि जो सर्दियों में इंस्टॉलेशन का फ़ायदा वो ये भी है ना कि देखिए नेट मीटरिंग के अप्रूवल में भी 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और कभी कभार खुदा ना खासा 6 महीने भी लग जाते हैं जब इनके मीटर ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपने नवंबर दिसंबर में इंस्टॉलेशन करी तो आप बात करें कि अप्रैल और मई में जाके मेरा सिस्टम लाइव होगा, 6 महीने के उसके ऊपर। और अगर आप दिसंबर में भी लगाएं तो तब भी आपका मार्च में जाके होगा। तो मार्च में तो समर्स ऑलमोस्ट आ चुकी होती हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट समर्स की इन विंटर्स। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं जब सर पे पड़ेगी आगे, तो उस टाइम तक तो समर्स निकल चुकी होती हैं। आप जून जुलाई में डिसीजन लें तो आपका अगस्त सितंबर में जाके बल्कि नवंबर तक भी चले जाता है कुछ कस्टमर्स का। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कराची की हद तक तो क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मामला ऐसे हैं कि वो 3 महीने का टाइम लेते हैं मीटर चेंज करते हुए। और अगर के इलेक्ट्रिक की बात ना भी करें हम, तो आपके सामने जो इस सीज़न में हुआ है कि 10 किलोवाट का जो ऑन-ग्रिड इन्वर्टर था उसको होल्ड करके छुपा लिया गया था, या फिर उसकी जो सप्लाई थी वो डिसरप्ट कर ली गई, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई चली गई। तो फिर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना फीजिबल ही नहीं रहा। फिर 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के उस पर 10 किलोवाट के पैनल्स लगाना फीजिबल रह गया एज़ कम्पेयर टू के 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया जाए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन फिर 20 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 10 किलोवाट के पैनल्स बाद में ऐड ऑन किए जा सकते हैं ना। तो वाई स्पेंड मोर मनी फॉर अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा, इट्स ओनली ऑफरिंग यू, मतलब वो सिर्फ प्राइस हाइक की वजह से, मार्केट में डिमांड की वजह से एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई हो गई प्राइस। सो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अडॉप्टिंग दैट। फिर भी लोगों ने अडॉप्ट किया, कंपनीज़ ने भी बेचा है, वही आइटम बेचा, उनको क्या लगे कस्टमर के बेनिफिट से। तो खैर ये तो कस्टमर ने देखना है कि उसको किस प्रोडक्ट में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। तो ड्यूरिंग दोज टाइम्स के जब, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट नहीं है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, इस साल हमने देखा है कि जो शिपिंग इंपोर्ट थी उस पर भी इफेक्ट आया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, कि डॉलर को विदहोल्ड किया गया, डॉलर को रिलीज़ ही नहीं किया गया फॉर LCs। तो ब्लैंकेट बैन तो नहीं था इंपोर्ट के ऊपर, बट नॉनदलेस सोलर पैनल्स की इंपोर्ट रोक दी गई, उसको लग्जरी आइटम में भी डाला गया, उसको हिंडर किया गया। तो सोलर पैनल्स की जो मार्केट में डिमांड थी वो वहीं की वहीं खड़ी थी, और जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी थी वो कम हो गई। तो नुकसान अगेन क्या हुआ कि प्राइस हाइक हो गया।
सोलर पैनल की भी प्राइस हाइक हो गई, सोलर इन्वर्टर की भी प्राइस हाइक हो गई, कुछ इन्वर्टर्स मार्केट से बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, वो भी मार्केट से छुपा लिए गए और उसमें नुकसान अगेन कस्टमर का हुआ। अच्छा, आप इसको थोड़ा और एलाबरेट करें। हम उस दिन देख रहे थे जो इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर थे और जो चाइना के एनर्जी मिनिस्टर हैं और फिर जो पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हैं, क्या क्या फ़र्क है? क्यों ये दोनों मुल्क हमसे इतना आगे हैं? देखिए, हमारा जो एनर्जी मिनिस्टर है वो तो हमारा एनर्जी मिनिस्टर एज एन पर्सन से हमें कोई मसला नहीं है, वो जो भी आए वो जो भी जाए, हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर जो भी आता है और जो भी जाता है वो सारे एक ही जैसे होते हैं। तो वो जितने भी अच्छे हो जाएं वो सारे मीठी मीठी बातें करते रहेंगे, वो सेविंग की बातें करते रहेंगे। अब वो जब मिनिस्ट्रियल पोजीशन में आ जाएंगे तो फिर वो पॉलिसी से हट जाएंगे, पॉलिसी को बैकफुट पर डाल देंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया फर्स्ट। आप इंडिया के मिनिस्टर से अगर देखेंगे तो वो बात कर रहा होगा कि हमने जी इंडिजनाइजेशन कर ली है सोलर टेक्नोलॉजी की, सोलर इन्वर्टर्स भी लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनके मुल्क में, सोलर पैनल्स भी लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट जो स्टेट रिबेट दे रही है वो तो नॉर्मली सोलर इंस्टॉलेशन पे दे ही रही है कि अगर कोई भी सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है तो उसको इतना रिबेट मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस अगर आप सोलर इन्वर्टर वो वाला लगवाएंगे जो लोकली मैन्युफैक्चर इंडिया है तो आपको इतना बेनिफिट और मिलेगा नेट मीटरिंग टैरिफ के अंदर। प्लस अगर आपका जो सोलर पैनल आपके सिस्टम में यूज़ हो रहा है अगर वो भी लोकली प्रोड्यूस्ड है तो आपको इतना सोलर नेट मीटरिंग टैरिफ और मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, तो ये वो में भी है? ये चीज़ मलेशिया में भी है। तो इसी तरह के आप मेथड्स के थ्रू लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करते हैं ना, बजाय ऐसे कि आप ब्लैंकेट वो दे दें, सब्सिडी दे दें और बोलें ये लो पकड़ो 5-50 अरब रुपए पकड़ो और ये तो बिजली के उसमें ले लो। कर रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग की को सपोर्ट करने का। तो इस टाइम पे जो इंपोर्ट हो रही थी उसको भी लग्जरी में डाल यही बात है। इंपोर्ट की तो बात तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे ना कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी निकाल रहे हैं इसकी। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इंपोर्ट हो रही थी उसको भी लग्जरी में डाल दी, उसको भी रोक दें और ऐसी चीज़ खोले ही ना उसकी। तो ये तो बिल्कुल एक 180 डिग्रीज पे हम बैठे हुए हैं ना, जो दुनिया की एक आउटलुक है और जो दुनिया का पर्सपेक्टिव है, वर्ल्ड वाइड पर्सपेक्टिव है कि हमने रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करना है। आप देख सकते हैं कि यूएई में 2011 में सोलर का इन्फ्लक्स हुआ है और 2011 से लेकर आज तक उन्होंने 7% उनका टारगेट था कि 2020 तक हमने 7% सोलर टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करना है। जो अपनी पावर जनरेशन है हमारी 7% शिफ्ट होनी चाहिए टिल 2020। ठीक है। और आप बताएं उन्होंने एक्सीड किया होगा या अंडर अचीव किया होगा? यूएई सर एक्सीड किया होगा उनको। तो उन्होंने बिल्कुल लाजमी सी बात है, उन्होंने एक्सीड किया, 10% रिन्यूएबल्स की तरफ वो शिफ्ट कर चुके थे 2012 तक, 2020 तक। उनके पास फिर भी पैसे हैं। आप इंडिया जैसे कंट्री को देख सकते हैं कि उनके एनर्जी मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट था वो अगर पहले 10 साल का था तो अब हमने उसको 5 साल में कर दिया। बिल्कुल। और उसकी वजह उसको हमने कर दिया कि अगर इतना पेट्रोल महंगा हो गया और RLNG इतनी महंगी हो गई है तो हम अपनी रिन्यूएबल्स को पहले चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और हमारे यहाँ ब्लैंकेट बैन कर देते हैं। और उनका जो कैटलिस्ट था इस चेंज का, मतलब 10 साल का जो टारगेट वो 5 साल में आज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और विच दे आर मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स। उसका कैटलिस्ट ये था कि एनर्जी प्राइस हाइक हो गया दुनिया में, उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। वो एनर्जी क्राइसिस उनके ऊपर हावी हो के उनकी प्रोडक्शन या उनकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने के बजाय एग्जैजरेट कर रहा है, एक्सपेडाइट कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हों, प्लानिंग हो, स्ट्रेटजीज़ हों और फिर विल पावर हो टू डू समथिंग तो फिर आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोशिश ही ना हो और आपका सारा जोर इधर उधर दूसरी तीसरी बातों पे हो तो जैसे इंस्टेबिलिटी हम एक दूसरे के लिए क्रिएट कर देते हैं इस मुल्क में और फिर पूरा मुल्क ही अनस्टेबल होकर घूमता रहता है। पिछले काफ़ी अरसे से हम इंस्टेबिलिटी की तरफ ही घूम रहे हैं, 1-2 साल की बात नहीं है, 20-30 सालों से हम देखें कोई भी नई प्रोडक्ट हमारे यहाँ तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई, कोई नई टेक्नोलॉजी जो आई हो वो हमने अडॉप्ट नहीं करी। आईटी के सेक्टर में भी हम बहुत पीछे हैं। अब एनर्जी के सेक्टर में भी हमारे पास एक अगेन बेनिफिट था। अगर यूएई जैसा कंट्री 2011 में उसने अपनी जो रैपिड एक्सेलरेशन करी है तो 2011 इज़ अ वेरी रीसेंट इवेंट, इट्स ओनली 11 ईयर्स 10 ईयर्स अगो। तो 2008 के रिसेशन के बाद की बात है, तो मतलब ये तो रीसेंट पास्ट है हमारा। हम भी उसमें कोई कैप्चरिंग अपनी प्लेस रख सकते थे, कोई उसमें मार्केट में हम भी प्ले कर सकते थे, बट हमारे अपने मसले ही सॉल्व नहीं होते। हमने मसले सॉल्व करने का सोचा ही। बातें अलग हैं। इस टाइम पे तो एनर्जी का क्राइसिस है दुनिया में और जो स्मार्ट मिनिस्टर्स हैं, जो स्मार्ट गवर्नमेंट है वो इसी के ऊपर ही टोटल फोकस करके बैठी हुई है कि इस मसले से हमने निकल जाना है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसका ईजी वे आउट है मार्केट में और हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो इसी में ही है कि हम एनर्जी की इंडिपेंडेंस हासिल। बिल्कुल ऐसे ही है। देयर इज नो अदर पॉइंट कि इस टाइम पे मेरे पास न्यूक होना चाहिए या बड़ा मिसाइल होना चाहिए। चलो वो जो पुरानी प्रोग्रेस है वो तो है ही है, वो पुरानी प्रोग्रेस एग्जिस्ट करती है। अभी अगर एनर्जी ब्लॉकेज हो जाती है जर्मनी में जो हालात चल रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारे मिनिस्टर्स को स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री को स्मार्ट होना पड़ेगा।
देखें वो इंडस्ट्री, वो प्लास्टिक वाले, वो टेक्सटाइल वाले जिन्होंने सोलर लगवा लिया और जो इंडिपेंडेंस की तरफ चले गए वो सर्वाइव करेंगे। वो फ्लरिश कर रहे हैं। आप उनसे मिले जाके तो वो आपको ये नहीं कहते कि सर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए, हमारी फैक्ट्री बंद हो रही है, हमसे संभल नहीं रही, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ऊपर चली गई है। वो आराम से प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो इजीली क्रूज कर पा रहे हैं इस मसले से। बिल्कुल उनको तो 2-3 बेनिफिट्स हो गए ना। हाँ। एक तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई फिक्स, बिल्कुल क्योंकि रॉ मटेरियल्स की प्राइस तो जहाँ जाती है वो तो अभी उसका रिप्लेसमेंट तो उन्होंने नहीं करा, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो इनपुट था इलेक्ट्रिसिटी का एज एनर्जी इनपुट वो हो गया फिक्स उनका, और वो फिक्स हो गया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के साथ। अब जो रिकरिंग कॉस्ट थी वो हो गई ख़त्म, हर महीने बिजली का जो बिल देना था वो नहीं देना आप। 25 ईयर्स के लिए आपको स्टेबिलिटी मिल गई एनर्जी इनपुट के अंदर, कि जो बिजली का इनपुट था उस प्रोसेस के अंदर वो हो गया फिक्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, पर मंथ का रिकरिंग कॉस्ट हो गई ज़ीरो। मैसिव बेनिफिट आपको मिला। प्लस ऐसे एनर्जी क्राइसिस के अंदर जो आपके कंपेटिटर्स हैं और जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे वो बंद होते जा रहे हैं, वो बिल्कुल फेज आउट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी प्रोडक्ट अनकम्पेटिटिव होती जा रही है या उनकी प्राइसिंग बढ़ रही है और आपकी कम है, ऐसा नहीं है। इतना सेवियर क्राइसिस है कि लोगों की प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बंद होती जा रही हैं, लोगों को फोरक्लोजर की तरफ ही जाना पड़ रहा है, क्योंकि दे आर अनेबल टू अफोर्ड। घरों से पैसे ला ला के कोई बिज़नेस नहीं चला सकता ज़्यादा देर, एक लिमिटेड सपोर्ट ही दे सकते हैं आप। तो अब फिर ऐसे मौके में अगर आप सरवाइव किया, आपको तो मार्केट शेयर कैप्चर करने में इतनी आसानी हो रही है, आपकी प्रोडक्ट और कंपेटिटिव होती जा रही है, क्योंकि आपने कॉस्ट को ही ज़ीरो कर लिया है। आप किसी और कॉस्ट को तो ज़ीरो नहीं कर सकते ना, आप मशीन्स लगा के लेबर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जो आपका रॉ मटेरियल इनपुट होता है उसको तो ज़ीरो नहीं कर सकते ना, रॉ मटेरियल इनपुट तो आएगा ही आएगा, एनर्जी इनपुट भी आएगा ही आएगा। तो एनर्जी इनपुट को तो आपने बिल्कुल ज़ीरो कर लिया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सम के साथ। तो व्हाट मोर डू यू वांट, रॉ मटेरियल के इनपुट पे आप बाद में वर्क कर लें, उसको भी ज़ीरो कर लें, उसका भी ऑल्टरनेटिव निकलेगा। आप अगर अपनी एनर्जी मार्केट से इंडिया, आप अपनी लोकल मार्केट देख लेना, इंटरनेशनल मार्केट जो आपकी इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से कम कर लेते हैं अपनी बिजली की कॉस्ट, आपका तो प्रोडक्ट कम्पीट कर जाता है ना इंटरनेशनल मार्केट में। वो जो मसाइल हमारे के जी हमारी कॉटन बेकार, हमारी लेबर बेकार, ठीक है, सब्सिडी दे, नहीं गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे ताकि हमारी बिजली सस्ती हो, ताकि हमारी जो जीन्स है वो वहाँ पे बिक सके। बेकार बातें हैं यार, नहीं वो तो बेकार में आपने फजूल में टांग रखनी है गवर्नमेंट के ऊपर, जैसे वो हमारे पे रखती है हमने भी उसके ऊपर एक रखनी है। एक आसान तरीका है करने वाली, इजी वे आउट है। आप खुद अपनी बिजली 25 ईयर्स के लिए बना सकते हैं और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं, जितनी लैंड की कॉस्ट है जो आप डाल लेते हैं बड़े आराम से, कि लैंड तो देखो मुझे लेनी पड़ेगी फैक्ट्री लगाने की, फैसिलिटी बनाने की भी कॉस्ट है, ये 10-20% भी नहीं होगी उसके, नहीं उससे भी कम है, उससे भी बहुत कम है। जो वो अगर आप लगा के पूरी इंडिपेंडेंस ले लेते हैं और एक फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट भी आसानी से चल बिक सकता है, बिल्कुल और सारे जो मसले हैं पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह ये तो हो गई इंडस्ट्रियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे बात। फॉर द कंज्यूमर ने भी सर्वाइव करना है, कंज्यूमर ने भी अपनी रिसोर्सेज को किसी अच्छी यूटिलाइजेशन में लगाना है, कंज्यूमर ने भी अपने एसेट्स की ग्रोथ में लगाना है, या पढ़ाई लिखाई में लगाना है, या किसी ऐसी मद में लगाना है जिससे उसकी जो वेल्थ है उसमें भी कोई इंक्रीमेंट आए। तो उसका भी यही हाल है कि जो उसके पास मेथडोलॉजीज हैं कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकता है, वो एक्सपेंसेस जिनको वो रिप्लेस कर सकता है। अब एनर्जी कंजम्पशन तो सबने करनी ही करनी है, घरों में इलेक्ट्रीफाइड कंजम्पशन तो रहेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है वो आपके पास पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान में कमर्शियली अवेलेबल हुई है। तो अगर आप उसको नहीं अवेल करते तो अगेन नोबडी इज़ एट अ लॉस, नोबडी एल्स इज़ एट अ लॉस, वही बंदा एट अ लॉस होगा जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा। बड़ी क्लियर सी बात है, अगर आप 10 किलोमीटर पर लीटर वाली गाड़ी नहीं लेते और 4 किलोमीटर वाली ले लेते हैं तो ठीक है, गाड़ी आपकी भी चलती है और गाड़ी उसकी भी चलती है, वो कम पैसों में वो गाड़ी चला लेते हैं और आप ज़्यादा पैसों में चला लेते हैं, एज लॉन्ग एज कि हम बात करें कि वो दोनों एक ही जैसी गाड़ियाँ हों, एक ही जैसी फैसिलिटीज़ मिले। तो अगर आप सोलर एनर्जी या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी मेथड की तरफ जाते हैं तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने से आपको और लग्जरी, आपका लाइफस्टाइल में कोई डिग्रेडेशन नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आप देहात में रह रहे हैं, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम कर सकते हैं आप यही चीज़ें आपको आगे सर्वाइवल में, रिसेशन में, डिफ़िकल्ट टाइम्स में मदद देती हैं और बाकी से एक लीप अहेड कर देती हैं कि मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग ही कम थी, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कम थी, बिल्कुल ऐसे, तो मैं आराम से क्रूज़ कर सकता हूँ इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी एक नया इनिशिएटिव आया कि इलेक्ट्रिक बस ये लोग ट्रायल पे चलाई है गवर्नमेंट ऑफ कराची ने, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जो कि अच्छा इनिशिएटिव करना चाहिए। इसके कि वो हाइब्रिड डीजल बसें इन्होंने मंगवा ली थी इससे पहले, इनको पहले भी वही मंगवानी चाहिए थी, चले पहले नहीं मंगवाई तो अब मंगवा ली। एक बस चल सकती है इलेक्ट्रिक पे, तो क्यों उसमें डीजल डालना है आपने? बिल्कुल ऐसी, क्या मुश्किल है? और वो भी इंटरनल लोकल रूट पे चल रही है, उसमें चार्जिंग स्टेशंस लगाएं, रैपिड चार्जर्स लगाएं ताकि वो 30 मिनट्स में फुली 80% चार्ज हो जाए, उसके बाद दोबारा उसको रूट पे निकालें। बिल्कुल
इसी तरह ट्रेन्स भी हो सकती हैं। ट्रेन अब हम तो कुछ करने को राज़ी नहीं है ना, हमने पिछले 50-60 साल से कुछ किया ही नहीं है। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रेल्स का निज़ाम देख तो सकते हैं, हमारी जो ट्रेन्स है वो कितनी हैवी हैं, वो कितना उसमें कितना लोहा लगा है। अगर उसको लोहे के कबाड़ में बेचे तो बहुत सारा पैसा आपको मिल इतना जाए। तो नहीं होती है, क्या? इतनी लोहे वाली तो नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी नहीं, दुनिया में इतना बल्कि लोहा जो नहीं होता। मलेशिया में वो लगी हुई थी मोनो रेल वगैरह, वो तो वो तो बिल्कुल लाइट रैपिड रेल बिल्कुल होती है। लाइट रेल्स होती हैं, वो तो इसीलिए होती हैं क्योंकि इसीलिए तो ओवरहेड करना है। अब ओवरहेड चलाने के लिए इतनी भारी पहली उसमें जान नहीं है। वो पुराने ज़माने का वो डीजल इंजन्स है, वो कौन से लोकोमोटिव्स हैं, पावर उनमें है नहीं। उनको एक वो चागी की पहाड़ी है, वो छोटी सी जो बलूचिस्तान में पहाड़ियाँ चढ़ाने के लिए एक पीछे लगता है इंजन, एक आगे लगता है। बिल्कुल। तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने ज़माने की हमें मिली भी है, हमने उसे अपग्रेड करने के हमारे पास कभी पैसे ही नहीं हुए, हमने वो पैसे इधर उधर लगा दिए, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी इस काम को। तो रेल रोड्स की अपने बेनिफिट्स हैं, लोकोमोटिव्स के अपने बेनिफिट्स हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अपने बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स यही है कि इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो करती है, इंडस्ट्री को मौका मिलता है कॉमर्स करने का। जितना फैसिलिटेट करेंगे आप उसको रोड नेटवर्क बना के और इस तरह की ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के मैकेनिज़म्स को इम्प्रूव करके, तो उतना ही कॉमर्स इंडस्ट्री को बढ़ने में फ़ायदा मिलता है। तो खैर नंदलेस हमने पुराने ज़माने को कभी इम्प्रूव ही नहीं करा, तो हमारे पास एक मैसिव ग्रोथ का एरिया है। अगर हम सारी अपनी एनर्जी कंजम्पशन को ही ज़रा कटिल कर लें और ज़रा ऑप्टिमाइज़ कर लें और एफिशिएंट कर लें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जो हमारा इंपोर्ट बिल इतना बड़ा हो जाता है, फिर वो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, फिर वो पेमेंट करने के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं, उस कर्ज़ों पे इंटरेस्ट लगता है और फिर वो रीपेमेंट नहीं होती हमसे, और फिर उसको रीशेड्यूल करवाते हैं, डिले करवाते हैं, फिर उस कर्ज़ा देने के लिए एक और कर्ज़ा निकलवाते हैं। तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, और वो प्रोसेस हमने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से क्रिएट किया है कि हमने पैसे सही जगह नहीं लगाने और अपनी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं करना। ये हो गई लार्ज स्केल पे एक पिक्चर। स्मॉल स्केल पे पिक्चर अगर आप इसी को शॉर्ट डाउन करें तो फिर ये घर के ऊपर भी लागू हो सकती है। अगर एक घर है और वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में है, और अगर वो आज डिफ़िकल्ट टाइम्स में नहीं भी है और आज वो फिर भी प्रॉस्परस है, बट इन द कमिंग डेज जब एनर्जी क्राइसिस आएगा और गैस अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, आपके सामने क्या करेगा, एलपीजी का सिलेंडर मंगवाएगा पास से, उसको महंगा पड़ेगा। गाड़ियों में फ्यूल डालने के लिए और प्राइसेस बढ़ जाएंगी। आपके सामने लेवी भी लगाने की सोच रहे हैं, लग भी चुकी है बहुत हद तक। 20 रुपये हाई ऑक्टेन पे और लगा रहे हैं। फ्यूल प्राइसेस वैसे इंटरनेशनल मार्केट में राइज़ करेंगी तो पाकिस्तान पे भी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। प्लस मार्केट में शॉर्टेज भी होएगी। आपकी फ्यूल कंजम्पशन वाली गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही होगी एज़ कम्पेयर टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़र जिसकी फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल है ही नहीं। अगर वो के इलेक्ट्रिक का वापडा से भी चार्ज करता है तो वो 1/4 ऑफ द प्राइस पे चार्ज कर लेता है। अगर वो सोलर एनर्जी पे चार्ज करता है तो वो 0 रुपीज़ पे चार्ज कर लेता है गाड़ी को। तो ऐसे माहौल में वही सर्वाइव करेगा जो स्मार्ट हो जाएगा, जो मोर एफिशिएंट हो जाएगा, जो टेक्नोलॉजी के साथ रहेगा, विद टाइम्स रहेगा। जो पुराने पीछे रहेगा, टेक्नोलॉजी से दूर भागेगा, तो फिर नुकसान उसका होगा। इसमें सोचने की बात यह है कि जिसका जो बजट हो वो उतने बजट में चीज़ को अडॉप्ट करे ताकि अपना फ़ायदा कर सके। अब आपके सामने है, अगर व्हीकल्स की बात करें तो हमने MG ZS EV का रिव्यू किया था, तो ये एक 6 मिलियन के ब्रैकेट में ये गाड़ी इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में। बट एट दैट टाइम जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तो नोबडी वाज बाइंग इट। ये CBU मॉडल जो आए थे बाहर से, लोगों को समझ ही नहीं थी। लोग सारे एक दूसरे को देख रहे थे कि देखते हैं ना कौन लेता है, कोई लेगा तो फिर इसकी प्राइस देखेंगे, रीसेल वैल्यू कहाँ बैठती है, ये गाड़ी की जान भी है, कंपनी टिकती भी है कि नहीं। तो किसी ने ख़रीदी नहीं। तो ये स्लोली 6 महीने में जाके 25 गाड़ियों 30 गाड़ियों का, कितनी गाड़ियाँ, 40 गाड़ियों का स्टॉक क्लियर हुआ उनका। बहुत टाइम लगा उसको। अगर हॉट आइटम कोई और होता तो वो 5-8 दिन में ही क्लियर हो जाता। बट जब ये बिक गया और 6 महीने 8 महीने साल गुजरा, तो उसके बाद फिर ये एनर्जी क्राइसिस हिट हुआ मैसिवली, और मैसिवली इंक्रीमेंट हुआ। तो फिर उसके बाद इस गाड़ी की जो डिमांड आनी शुरू हो गई वो 7-8 मिलियन पे चली गई। अब वो बेशक आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, बिल्कुल जो जिनके पास है वो मांग उससे कहीं ज़्यादा रहे हैं। तो क्यों मांग रहे हैं और कैसे मांग सकते हैं? क्योंकि मार्केट में अब एक डिमांड क्रिएट हो गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अगर किसी ने रियलाइज़ किया होता तो वो शुरू में ले लेता है इसको। कोई अनोखा आइटम तो नहीं था ना। एडिशनली इस गाड़ी की जो रिप्लेसमेंट है, जो इसका ऑल्टरनेटिव है, वो MG ZS है जो पेट्रोल में आती है। तो अगेन सारे स्पेयर पार्ट्स तो आपको उसी के रिप्लेसेबल पार्ट्स है ना। व्हाट डिड यू हैव टू वरी अबाउट? सिर्फ बैटरी और मोटर का ही मसला था। तो बैटरी की तो वो 10 साल की वारंटी भी दे रही है कंपनी। और उसकी उस टाइम पे 1 साल की वेटिंग, 1.5 साल की वेटिंग थी और 10 लाख रुपए ऑन चल रहा था, और आज वो 5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। वो सस्ती बिक रही है। तो ये और जितनी वो बिकी है वो आपके सामने है, वो किस तरह बिकी है, और हु हैज़ नॉट बॉट इट? एवरीबडी हैज़ बॉट दैट कार। तो अच्छा, उसके बाद ये एक प्राइस ब्रैकेट में आई 6 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में। अब इसकी प्राइस बहुत ऊपर निकल गई। बट अगेन ऊपर निकलने भी एक अलग बात है, मिल ही नहीं रही क्योंकि और मॉडल और आ ही नहीं रहे। एडिशनली उसके बाद जो है मसला वो ये है कि 2.5 के मिलियन के ब्रैकेट में एक रिंको आरिया आई थी।
2 मिलियन प्लस के ब्रैकेट में। टीम तो नैयर ग्रुप ने निकाला, बिल्कुल, तो अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ियों के सेगमेंट में आई थी। अच्छा, उसमें भी यही हुआ, लोगों ने नहीं ली शुरू में। किसी ने ली नहीं। जब 2.2 की दे रहा था, बिल्कुल 2.2 मिलियन कुछ भी नहीं था। अब देखें ना, ऑल्टो की प्राइस थी। उसमें आपको क्या मिलता है, पेट्रोल गाड़ियाँ मिलती हैं, हाँ। वो भी बिल्कुल चीप सी होती हैं। ठीक है, एक नया ग्रुप था, छोटा ग्रुप था उसके पास, उसमें स्पेयर पार्ट्स का आप कह सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव मॉडल नहीं मौजूद गाड़ियों का, तो मुझे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, बट नॉनदलेस जो रनिंग कॉस्ट है वो तो आपकी ज़ीरो हो सकती है। 200 किलोमीटर रेंज थी उसकी भी रफली। बिल्कुल, तो अगेन नोबडी बॉट इट, बट इन द लॉन्ग रन जब वो बिक गई और ख़त्म हो गई, उसके बाद डिमांड उसकी भी शूट कर गई, तो उसकी प्राइस भी आज बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 3 मिलियन 3.5। बिल्कुल, तो अगेन ठीक है, कोई पे करे या ना करे वो एक अलग बात है, बट यू डू नॉट, अगर हमने उस वक्त अडॉप्ट नहीं करा है तो नाउ वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। अगेन हमें वेट करना पड़ेगा, जब नया ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होगा हम तब उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, तब उसको अवेल कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल जब वो आएगा भी दोबारा, तो अब देखें मार्केट को पता लग चुका है कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। अगर पहले ये गाड़ी 6 मिलियन में इंट्रोड्यूस कराई थी तो उनको पता होना चाहिए, उनको नहीं पता था कि ये 7-7.5 मिलियन में भी निकल सकती है, बट क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट थी, मार्केट में भी इसकी एंट्रेंस आई थी, तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए ले आए, बिक गई। अब वो जब दोबारा आएगी तो उस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आएगी। प्लस जो डॉलर डिवैल्यूएशन हुई है उसका इफेक्ट भी इसके ऊपर आएगा, प्लस मार्केट में जो एक डिमांड, एक्स्ट्रॉर्डनरी डिमांड क्रिएट हुई है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, उसकी वजह से वो और इंक्रीमेंट कर सकते हैं प्राइस के ऊपर। तो कंज्यूमर इज एट अ लॉस, कंज्यूमर इज एट अ लॉस ओनली ड्यू टू देयर ओन नेग्लिजेंस, कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रियलाइज़ ही नहीं करा, उन्होंने प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी उसको असेस ही सही नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को फॉलो करने के लिए कि वो करोला ज़्यादा बेहतर है रीसेल में, या वो ज़्यादा बेहतर है, या अब जो भी वजह हो, यू हैड द ऑप्शन टू बाय दिस थिंग और टू सेव ऑन मनी ऑन फ्यूल कंजम्पशन। और फिर बाद में अब आप देख सकते हैं जितनी रीसेल इसकी बढ़ी है, ठीक है, और बाकी चीज़ों की भी बढ़ती होगी, बट अगेन दिस थिंग वॉज नॉट एट लॉस टू बाय। बाकी इसी तरह और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, हायर ब्रैकेट में चले जाएं तो ऑडी ई-ट्रॉन का भी हाल आप देख चुके हैं, वो कहाँ पहले थी, वो कस्टम ड्यूटी लगने के बाद, और उसके बाद डॉलर डिवैल्यूएशन के बाद, और उसके बाद डिमांड इंक्रीमेंट की वजह से के बाद उसकी भी प्राइस बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हाइक हो चुकी है। तो वो चीज़ जिसकी वैल्यू हो, लोगों की बातों से उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक चीज़ की इनहेरेंट वैल्यू होती है। मेरा ख्याल है वन शुड बी स्मार्ट, ये वैल्यूज़ तो एक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, बट वन शुड बी स्मार्ट इनफ कि उसके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो वैल्यूज़ तो सारी बात की बात है, अगर मेरी इतनी 100 किलोमीटर की रोज़ की रनिंग है और मुझे वो बचत करके दे रही है तो वैल्यूएबल है ना, तो आपके लिए वैल्यूएबल है। उसको उस चीज़ को समझने बजाय इसके कि ये डरते रहेंगे ये बाद में बिकेगी कि नहीं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ये चलेगी नहीं, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। कहने का यही, हाँ पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई है ना, बाहर तो 8-10 साल से टेस्ला बना रहा है। बिल्कुल, MGHS लंदन में, यूरोप में कब से चल रही है, आज तो नहीं मिली। बिल्कुल, आप थोड़ा सा ग्लोबली होकर अगर डिसीजन लेंगे ना, रिसर्च करके, तो आपको ये डिसीजन लेना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, उसमें भी ये है कि जो लोग बाहर जाते भी हैं और विजिट्स पे भी जाते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो गलत माइंडसेट के साथ बैठे होते हैं कि एक बिल्कुल रिक्लूसिव माइंडसेट होता है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में देर लगानी है। जैसे है ठीक है ना, टाइम गुजर रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है ना, पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल डल रहा है ना, कि इलेक्ट्रिक का बिल दे रहे हैं ना, दिया जा रहा है ना, तो ये माइंडसेट भी ठीक है, यू कैन ऑलवेज स्टिक विद दैट, बट इन द लॉन्ग रन यू विल बी एट अ लॉस। कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, जनरली यू विल बी एट अ लॉस, क्योंकि एक और बंदा होगा जो ये बिल्स नहीं दे रहा होगा, आप ये बिल्स दे रहे होंगे, प्लस जब आप सिस्टम लगवा रहे होंगे, जब आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे होंगे, तब उसकी प्राइस आज के मुताबिक बहुत ऊपर जा चुकी होगी, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो नीचे आती जाती है, बट पाकिस्तान में PKR USD की डिवैल्यूएशन की वजह से वो प्राइस वैसे ही ऊपर चली जाती है, डिमांड की वजह से भी प्राइस हाइक हो जाता है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी जो टेक्नोलॉजी उस वक्त अवेलेबल होती है वो फिर डिफरेंट हो चुकी होती है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछली टेक्नोलॉजी से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर न्यू है, उसमें जो मटेरियल्स हो सकता है यूज़ हो रहे हो बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बी राइट एट द फोर फ्रंट, और अपनी रिसर्च करके रखें, अपनी रिसर्च फुल करके रखें, भी कर लेंगे ना तो कॉन्फिडेंस उसी से आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे, टेक द राइट डिसीजन। बिल्कुल। अब तो आपके पास इंटरनेट का मेथड्स अवेलेबल है ना, कि आप यूट्यूब के ऊपर पूरी की पूरी यूज़र एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं कि बाकी लोगों ने जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो उनका क्या यूज़र एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, हाँ 15-20 साल पहले तो हो सकता था ना कि भाई आपको नहीं पता कि US में जो यूज़र इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है और प्रोडक्ट में क्या निगल्स हैं, और अब तो आप बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे आप ही ने वो चीज़ रखी है और चला रहे हैं, और फिर इतना वाइड वेरिड प्लेटफॉर्म पे यूज़र्स हैं कि आपको एक अबंडेंट सोर्स ऑफ रिव्यू मिल जाता है। तो कुछ और ऐड करेंगे इसमें आप? मेरा ख्याल है आज के लिए एक और बात, मलेशिया का जो केस स्टडी हम कर रहे थे उसमें ये था कि जब टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना एक फिट के नाम से,
फीड इन टैरिफ के नाम से उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जैसे हमारा नेपरा का फीड इन टैरिफ एक मैकेनिज्म है कि वो हर यूज़र जो उनकी तेनागा नेशनल बराज जो उनकी कंपनी नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसको कितने रेट पे इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है बाय यूजिंग नेट मीटरिंग। ठीक है। तो उन्होंने उस मैकेनिज्म को फिट का नाम दिया FIT। ठीक है। तो उसके अंदर जब उन्होंने 2013 के जो रेट्स हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन स्लो थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाने में स्टेट को कोई ना कोई पार्ट प्ले करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में स्लो थे, सिर्फ सोलर टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करवाना चाह रहे थे। बिल्कुल। वो हाइडल और बायोमास में पहले ही बहुत आगे बिल्कुल, बायोमास, बायोगैस और हाइडल के अंदर तो माइक्रोग्रिड्स उनकी बहुत सारी लगी हुई थी और लगी हुई भी हैं। ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने सोलर के एडवेंट की वजह से सोलर की टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है उसके कम होने की वजह से लोगों को फोर्स करना था, लोगों को ये इंसेंटिव देना था कि आप सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, सोलर फार्म्स भी लगाएं, इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे अपने शेड्स के ऊपर भी लगवाएं, ताकि आपके जो वेयर हाउसेज हैं और फैक्ट्रीज हैं वो भी सोलर के ऊपर रन करें, प्लस जो आपके हाउसेज हैं उसके ऊपर भी आप सोलर लगवाएं। तो उस इनिशिएटिव के अंदर उन्होंने जो 2013 में जो फीड एंड टैरिफ का रेट दिया फॉर अ कंज्यूमर, वो दिया 1 रिंगिट और 2 सेंट। ठीक है। जबकि जो कंज्यूमर बाय कर रहा था वो बेशक इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसका जो मैक्सिमम स्लैब थी, हम कम स्लैब की भी बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम स्लैब जो इन तीनों में जो थी, जो आप जिस पे रेट ख़रीद सकते थे नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से, वो थी 50 सेंट। तो वो डबल, मतलब आप अगर मैक्सिमम कंजम्पशन भी करते हैं और सबसे ज़्यादा स्लैब भी आपको लगती है तो आप 50 सेंट पे कंपनी से ख़रीद रहे थे, मगर अगर आप बेचते हैं उन्हें तो आप 1 रिंगिट का उन्हें 1 रिंगिट और 1 सेंट या 2 सेंट का आप उन्हें बेच रहे थे। तो क्यों नहीं ख़रीदेगा कोई, क्यों नहीं सिस्टम लगवा के अपने घर के ऊपर, अपनी फैक्ट्री के ऊपर, अपने पार्क के ऊपर इनको बेचेगा, ताकि उसकी 2-3 साल के अंदर ROI निकला है, उससे भी कम टाइम में निकला है, क्योंकि वो तो आपको डबल पेमेंट कर रहे हैं। ओवर टाइम, जैसे हम पिछले 5-8 साल से कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं, ये ग्लोबल फिनोमेनन है कि जैसे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी या किसी भी नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन बढ़ता जाता है तो जो स्टेट की तरफ से बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं वो कम होते जाते हैं। तो आज का जो वक्त है उसमें वो 44 सेंट्स पर किलोवाट आवर, मतलब 44 सेंट आपको दे रहे हैं। मैक्सिमम आप जो उनसे ख़रीद सकते हैं वो 50 सेंट का ख़रीद सकते हैं। तो आज के मुताबिक 2022 के जनवरी के जो वो आपको रेट दे रहे थे वो 44 सेंट के दे रहे हैं। तो ठीक है, ओवर द 10 ईयर पीरियड गिरा है, आधा हो गया है। पहले अगर 1 रिंगिट आपको दे रहे थे तो आज 44 सेंट दे रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन बढ़ती जा रही है, उनका जो टारगेट था वो रीच होता जा रहा है, तो स्टेट को अपनी तरफ से कोई एडिशनल बर्डन अपने ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो पहिया था घुमाना इंडस्ट्री का, उन्होंने वो घुमा लिया है। जो एडॉप्शन करवानी थी टेक्नोलॉजी की, वो लोगों को अवेयरनेस पहुंच गई है और लोगों को बेनिफिट दिख रहा है कि ठीक है 44 सेंट पे भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओवर टाइम टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के देखें, जिन्होंने अब 2013-2012 में सिस्टम लगवाया होगा उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा। पाकिस्तान में भी यही सिनेरियो है कि अगर आज हम बात करते हैं कि हमें नेपरा ने जो रेगुलेशन बनाई है, ठीक है, नेपरा की रेगुलेशन बाकी मुल्कों से बहुत गलत हो सकती है, जो कि है डिसएडवांटेज यहाँ का कंज्यूमर है, पर अभी के रेट तो तब भी वही हैं बिल्कुल, जितने की वो दे रहे हैं। और आगे जाके अगर आज वो आपको ऑफ ग्रिड रेट्स पे आपसे ख़रीद रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो आपका रेट गिराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन उनको 5 साल बाद करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने हाउस होल्ड पर लगे हुए होंगे कि उनका टारगेट अचीव हो रहा होगा। पर हाउस होल्ड को ज़रूरत है, लाजमी होगी, हाउस होल्ड को हमेशा ज़रूरत रहेगी, बट हाउस होल्ड को फ़ायदा ये है कि वो आज लगवा ले सिस्टम, बजाय इसके कि वो कम रेट वाले टाइम्स पे लगवाए कि उसके सिस्टम की कॉस्ट वहीं खड़ी हुई हो, बट उसको जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट मिल रहा है वो कम से कम मिले। बट अगर हाउस होल्ड 5 साल बाद भी ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएगा जिसमें वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन को ही ऑफसेट कर रहा होगा और इंडिपेंडेंट चला जाएगा, तो अगेन उसके लिए वही बेनिफिट होगा जो वो आज होगा, क्योंकि वो तो अपनी टोटल कंजम्पशन ही ऑफसेट कर रहा होगा, वो ऑफ द ग्रिड भी जा सकता है इन दैट सिनेरियो। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम जिसमें आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू टू अडॉप्ट इट एज सून एज पॉसिबल। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम भी लगवाते हैं तो उसमें भी एज सून एज पॉसिबल लगवाने का फ़ायदा होता ही है, क्योंकि आपको USD PKR वैल्यू में आपको बिल्कुल कम रेट्स पे सामान मिल रहा होता है। आपके सामने आइटम्स की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। 55-60,000 का 5 किलोवाट का इन्वर्टर होता था, बिल्कुल नॉर्मल सा, जो चाइनीज़ ब्रांड का ताइवान कंपनी का इन्वर्टर होता था, 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर 55-60,000 कहाँ है। और आज सबसे जो बेस मॉडल है वो 1,20,000 1,30,000 पे चला गया है। तो व्हाट्स द पॉइंट, मतलब वाई वुड यू अडॉप्ट इट सो मच लेटर, कि जब चीज़ सस्ती हो तो आप तब लगवा लें। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट भी आपको पता है कि 2001 में जो वो दे रहे थे वो 15 सेंट दे रहे थे पर किलोवाट आवर, बट आज आके 2 सेंट भी देते हैं कुछ रीजन्स में, वो कि 2 सेंट पे हम आपसे नेट मीटरिंग टैरिफ आपसे ले लेते हैं और बिजली जो आपने नेट मीटर करके हमें देनी है 2 सेंट पर किलोवाट आवर पे आपसे ख़रीद लेते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, रेट नीचे आने ही होते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों का ये भी खदशा होता है, बहुत ये कंसर्न होता है कि यार आज सिस्टम लगवा लेंगे, हमें क्या पता कि 5 साल बाद हमें वही रेट मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। नहीं मिल रहा होगा आपको,
आपको वो रेट नहीं मिलेगा, ये बात आप जहन में बिठा लें। जो रेट आपको आज मिल रहा है कोई गारंटी नहीं है कि अगले महीने वो रेट मिलेगा या 5 साल बाद वो रेट मिलेगा, ये ग्रेजुअली कम होना ही होना है। बट इसमें आप ये भी तो देखें ना कि आपकी कंजम्पशन भी तो ऑफसेट होती है। अगर आप सिस्टम ठीक लगवाएं जो इंडिपेंडेंट सिस्टम होगा, जिसमें ग्रिड के साथ ग्रिड के ऊपर आप डिपेंड नहीं करेंगे और जो आपका टैरिफ है वो ग्रिड सेट नहीं कर रही होगी। आज भी तो आपका टैरिफ ग्रिड ही सेट करती है ना। आज आपको 50 रुपये की अगर बेच रहे हो, कल 60 रुपये की कर दे तो उसकी क्या गारंटी है कि वो 60 रुपये की नहीं करेगी? उसके बढ़ाने का भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो उसके आपके नेट मीटरिंग का गिराने का भी तो कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि आप एक लार्जर बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं जो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करती। मसला आपका ये है, ये मसला नहीं है कि वो रेट फिक्स नहीं हो रहे। मसला ये है कि आप एक ऐसी बॉडी के साथ कनेक्टेड हैं जो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है और बाकी कंज्यूमर को वो देखती नहीं है कि कंज्यूमर कहाँ फंसा हुआ है और कंज्यूमर कितना फिर फंस जाता है उनके के इलेक्ट्रिक या जो भी टैरिफ वो बढ़ाते हैं और उसमें टैक्सेस मिला देते हैं और कंज्यूमर पे कितना इफेक्ट आता है। दे डोंट केयर। तो फिर ऐसे सिनेरियो में आपने अपना इंटरेस्ट खुद ही प्रोटेक्ट करना है कि आप ऐसा सिस्टम लगवाएं जो आपको मेक श्योर करे कि आप इन द लॉन्ग रन ऑफ द ग्रिड चले जाएँ और बिल्कुल कट ऑफ होके एज अ स्पेयर एनर्जी बैकअप सोर्स आपके इलेक्ट्रिक या वापडा को मौजूद रखें और इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज आपको उसको यूटिलाइज़ करें, बजाय से कि आपने पैसे जो जेनसेट लिए थे उसमें जेनसेट बैकअप पे यूज़ करते थे आप और मेन सोर्स आपकी के इलेक्ट्रिक वापडा होती थी। अब आप रिवर्स कर दें इस मैकेनिज्म को, उल्टा सिनेरियो कर दें कि वो जो वापडा और के इलेक्ट्रिक है वो बैकअप पे यूज़ करें। जब कभी खुदा ना खासा सिस्टम में कोई फेलियर आ जाए या जिस दिन बारिश निकला है और बारिश की वजह से आपकी सोलर प्रोडक्शन ना हो और एनर्जी बैंक में आपकी बैटरी बैंक में स्टोरेज मौजूद ना हो, उस दिन आप के इलेक्ट्रिक वापडा यूज़ कर लें। अगर वो मौजूद हो, नहीं मौजूद हो तो कोई नहीं, बैटरी बैंक में कुछ एनर्जी तो होगी आपके पास। तो अब लोगों को ये उल्टा हिसाब करके चलना पड़ेगा ही, तो सस्टेनेबल मेथड में सर्वाइव कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह एनर्जी क्राइसिस वर्सन होता जा रहा है वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? मुझे एक बात बताएं, आजकल सर्दियाँ आ रही हैं तो हम रिकमेंडेशन सबको ये दे रहे हैं जिनके पास भी अच्छी बैटरीज लगी हुई हैं, नॉट द AGS1 या वो दूसरी वाली शॉर्ट बस्ट वाली, कि वो बैटरीज़ को अपनी यूटिलाइज़ करें सर्दियों में। इस पे कितना रिस्की हो सकता है कस्टमर के लिए कि अगर वो बोले कि मैं 4 महीने के लिए चलो मैं यूज़ करता हूँ बैटरीज़ को, तो उससे लाइफ पे कितना इफेक्ट आएगा? क्योंकि कस्टमर की क्वेरी साथ ये भी होती है कि भाई मेरी बैटरी जल्दी तो नहीं ख़राब हो जाएगी, ये तो नहीं होगा कि 2 साल बाद मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे तो लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। अब जब लोड शेडिंग ही नहीं हो रही तो बैटरी की साइकिल निकल ही नहीं रही, आप यूज़ ही नहीं कर रहे बैटरी को, तो पड़ी रहने से भी ख़राब तो नहीं हो जाती? तो दोनों की तरह मुझे बताएंगे क्या इसके वो हैं? देखिए, वो एरियाज़ जहाँ बिल्कुल लोड शेडिंग होती नहीं है या फिर बिल्कुल वंस इन अ ब्लू मून होती है, तो वहाँ पे तो आपको बैटरी यूटिलाइजेशन करने का फ़ायदा ही रहता है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि आप वंस एवरी वीक कर सकते हैं यूज़, या एनी हाउ इट्स ऑलवेज़ यूज़फुल टू गो ऑफ द ग्रिड। ऑफ द ग्रिड जाने का यही मैकेनिज्म होता है कि जो नॉन सनलाइट आवर्स में आपने बैटरी बैंक को यूटिलाइज़ करना है, उससे फ़ायदा ये होता है, उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जब आप बैटरी बैंक यूज़ कर रहे होते हैं तो आपके इलेक्ट्रिक वापडा नेशनल ग्रिड से नहीं यूज़ कर रहे होते बिजली, तो आप उनको पैसे नहीं दे रहे होते। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप खुद सेल्फ कंज्यूम करते हैं ना, तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप एनर्जी एफिशिएंट हो जाते हैं कि यार बैटरीज़ पे हूँ, AC कम पे कर लेता हूँ, कम चला लेता हूँ, दिन में मोटर चला लेता हूँ, शाम में नहीं चलाऊँगा क्योंकि बैटरीज़ पे होऊंगा। तो आप में भी एक चेंज आ जाता है कि आप एनर्जी एफिशिएंट मोड में चले जाते हैं और अपने जो बेकार की एनर्जी के ज़ाया कर रहे होते हैं आप वो कम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर एक एडिशनल एक सोच आ जाती है कि मैंने एनर्जी को कंजर्व करना है, मैं अपनी खरीदी हुई बैटरीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरा ये फ़ायदा होता है कि बैटरीज़ को यूटिलाइज़ करने से जो उनकी लाइफ है वो बढ़ जाती है, इन अ सेंस कि एक बैटरी जो 6 महीने यूज़ ही नहीं हो, उसमें लेड जो एसिड होता है वो बॉटम पे एक्यूमुलेट करता जाता है, फिर वो क्रिस्टलाइजेशन की तरफ भी जाता है, फिर बैटरी इक्वलाइजेशन करनी पड़ती है विच इज़ अ टीडियस प्रोसेस, और उसमें फ्यूम्स भी जनरेट होती हैं और वो फिर रिस्की भी होता है कि उसमें अगर गलत तरीके से इक्वलाइजेशन हो तो बैटरी एक्सप्लोड भी कर जाती है। तो वो करने की नौबत ही नहीं आती अगर आप बैटरी को यूटिलाइज़ करते रहें, नॉर्मल प्रोसेस में यूटिलाइज़ करते रहें, यूज़ करते रहें, चार्ज करते रहें, डिस्चार्ज करते रहें, तो ऐसी नौबत कम आती है कि बैटरी इक्वलाइजेशन करने की नौबत नहीं आती। तो उसमें कंज्यूमर का फ़ायदा रहता है कि उसका जो सिस्टम है वो वर्किंग में भी है, बिजली की कंजम्पशन भी के इलेक्ट्रिक से वो कम करता जा रहा है, प्लस क्योंकि वो अपनी कंजम्पशन पे आ रहा है तो वो मोर एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स की तरफ भी जा रहा है। अब दूसरी बात जो है कि बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, देखें जहाँ बैटरी यूज़ ही नहीं हो रही वहाँ तो बेहतर है कि बैटरी यूज़ करें, कभी ना कभी तो करें, वरना बैटरी पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाएगी। लाइक एनी कार, एक गाड़ी है जिसको गैराज में खड़ा कर दें और 6 महीने स्टार्ट ही ना करें, 7वें महीने स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं होएगी, वो पड़ी पड़ी उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी या उसके फ्यूल फिल्टर में नीचे। इसके वो लैंड क्रूज़र कहते हैं कि 2 साल भी खड़ी करते हैं तो आप आएंगे स्टार्ट हो जाएंगे। चलें कहते हैं कहते हैं, बाकी लाइक एनी मैकेनिकल मशीन, क्योंकि जो मशीन है वो तो मेड फॉर पर्पज़ है ना, उसका पर्पज़ ये है कि उसको यूटिलाइज़ करें, नहीं करेंगे तो मॉइस्चर की वजह से या फिर डस्ट एक्यूमुलेशन की वजह से किसी भी वजह से मेल फंक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो रनिंग में होती है तो आप उसकी केयर भी कर रहे होते हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे होते हैं, तो उसके यूटिलाइजेशन की वजह से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो इसी तरह एक सिस्टम जो यूज़ हो रहा है उसकी बैटरी यूटिलाइज़ हो रही है, उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि बैटरी की मैनेजमेंट आप कर रहे होंगे, बैटरी को मेंटेन कर रहे होंगे। और एक सिस्टम जहाँ बैटरी को आप देख ही नहीं रहे होंगे, वहाँ आप भी नेग्लिजेंट हो जाएंगे और बैटरी से ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस लाइफ साइकिल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स जो एक होते हैं बैटरी के, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस और मेंटेनेंस कंडीशंस के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बैटरी दैट यू हैव। अगर आपके पास डीप साइकिल लेड एसिड बैटरी है तो उसके भी नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स जो हैं वो रफली लिमिटेड ही हैं, और लिथियम आयन बैटरी है तो उसके भी नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स लिमिटेड हैं। VRLA बैटरी है, जिस भी तरह की बैटरी है उसके लाइफ साइकिल्स तो लिमिटेड है ना, तो आप जितने लाइफ साइकिल्स यूज़ करेंगे उतने आप माइनस करते जाएं। प्लस जितना आप बैटरी को अब्यूज़ करेंगे, अगर आप बहुत हाई करंट पे चार्ज कर रहे हैं और बहुत हाई करंट पे डिस्चार्ज कर रहे हैं, बहुत ओवर चार्ज कर रहे हैं, बहुत अंडर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो फिर अगेन आप बैटरी को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बैटरी की लाइफ साइकिल्स कम हो जाएंगे। अगर आपने ऐसी कंडीशंस में रखा हुआ है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, हार्श कंडीशंस हैं, वाटर भी इनग्रेस हो रही है, तो फिर अगेन आप बैटरी को अब्यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लाइफ साइकिल गिर जाएंगे। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि आप बैटरी को ऑप्टिमम कंडीशन में मेंटेन रखें और उसका ख्याल करें, उसकी केयर करें, तो बैटरी की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स जो क्लेमेबल हैं बैटरी से, वो मैन्युफैक्चरर ने अपनी स्पेसिफिकेशन शीट में मेंशन किए हुए होते हैं कि अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस हैं और मेंटेनेंस कंडीशंस है, अगर आप इसमें रखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइफ साइकिल्स आप इतने निकाल सकते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम उसके आसपास ही निकालें। आप भी अपनी बैटरी को ऐसे यूटिलाइज़ करेंगे उसकी जो लाइफ है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। अगेन जो आप क्वेरी जिसका आप रेफ़र कर रहे हैं वो ये है कि कुछ तो यूज़ करनी चाहिए ना बैटरी को बचाने के चक्कर में कि वो 100 साल चल जाए, वो आप एक भी दफ़ा यूज़ ना करें, तो अगेन देयर इज़ नो पर्पस ऑफ दैट। बैटरी को लगाए इसलिए कि आप उसको यूटिलाइज़ करके उससे अपनी बचत कर सकें और बैटरी की कॉस्ट भी निकालें, प्लस एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिले। तो यूज़ करना बिल्कुल ना यूज़ करने से तो बहुत बेहतर है। दूसरा ये फ़र्क भी है ना, देखें सर्दियों में हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा टॉर्क लोड नहीं होता, एसी नहीं उसके ऊपर आ रहे हैं, तो बड़ा एक डिसेंट लोड होता है लाइट फ़ैन फ्रिज का, वो जब उसके ऊपर जलता है तो उसकी लाइफ में भी इतना इशू नहीं आता। अब नॉर्मल लोड डालते हैं, बजाय इसके कि आप जो है गर्मियों में अपना चला रहे हो और एसी उसके ऊपर डालें, एसी का एकदम कंप्रेसर चला, उसने जूस खींचा, सारी वोल्टेज नीचे आ गई। बिल्कुल ऐसे। तो अगर सर्दियों में इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 3 से 4 महीने अगर आप यूज़ कर लेंगे तो इतना कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा, बल्कि उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और साल में एटलीस्ट 4 महीने आपने यूज़ करे, बाकी 8 महीने जो है आप नॉर्मल सोलर पे चलते हैं और इलेक्ट्रिक। बिल्कुल ये बेस्ट कंडीशंस होंगी यूज़ करने की। टेम्परेचर कंडीशंस भी आपकी नॉर्मलाइज हो गए, स्टैंड टेम्परेचर कंडीशंस भी आ गए हैं, 25 डिग्रीज़ के आसपास आ गई हैं। प्लस आपने जो लोड डाला है वो लो लोड है और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, जिसका मतलब है कि जो डिस्चार्ज करंट है बैटरी बैकअप का, बैटरी बैंक का, वो कम हो गया है। 5 डिपेंडिंग ऑन द बैटरी बैंक जो भी करंट है वो कम है, प्लस वो लॉन्ग पीरियड्स के लिए है। तो जो सस्टेन्ड बैटरी डिस्चार्ज है वो फॉर लॉन्ग पीरियड्स है, तो उसमें बैटरी की जो लाइफ है वो कंजर्व होती है, बजाय से कि आप हाई करंट डिस्चार्ज करें बैटरी से और फॉर अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम करें, तो वो बैटरी की डैमेज करता है, बैटरी की लाइफ को कम कर देता है। अच्छा, उसमें भी ये है कि बैटरीज को हम 46 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं, 44 वोल्ट पे सेट कर सकते हैं। मेरा 48 वोल्ट सिस्टम। और बकाया जो है वो हम लोड शेडिंग के लिए बचा सकते हैं, बचा के कि भाई लोड शेडिंग भी अगर खुदा ना खास्ता रात में हो गई तो हमारे पास स्टिल जूस होगा कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए ये तो ऑप्शंस बैटरी जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, जो नए इन्वर्टर्स लग रहे हैं, उन सब में ये फीचर्स हैं कि आप बैटरी को जो सेट कर सकते हैं डिस्चार्ज विद ग्रिड अवेलेबिलिटी, वो इतने पे सेट कर लें। पहला थ्रेशोल्ड ये है, अगर बिल्कुल के इलेक्ट्रिक का आपदा गायब हो जाए तो फिर आप सेकेंडरी डिस्चार्ज के लिए उसमें फिर 50% 60% जूस बचा के रखें। वैसे भी सर्दियों में लोड शेडिंग कम होती है तो आपको ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। गर्मियों में रिस्क ज़्यादा होता है कि लाइट किसी भी टाइम रात में जा सकती है, तो गर्मियों में आपके पास ये ऑप्शन कम हो जाता है समर्स के अंदर। विंटर्स के अंदर आपके पास ये फीचर ज़्यादा है। बिल्कुल। प्लस सर्दियों में वही वाली बात है कि आप एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एट अ मोर नॉमिनल लेवल। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? मेरे ख्याल है बस यही क्वेरी थी आज की। बिल्कुल। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो स्टेट्स और गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करती हैं रिन्यूएबल्स की अडॉप्शन को। यूए की हम बात कर रहे थे तो 7% पे वो टारगेट था, 10% पे वो चले गए हैं 2020 के अंदर। आज वो 12% पे है। यूएस भी 12% के आसपास ही घूम रहा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स। हम तो अभी कहीं भी नहीं है, हम बिल्कुल भी कहीं नहीं है। और उनका टारगेट ये है कि 2030 तक हमने, यूएई का टारगेट है कि हमने 2030 तक 25% रिन्यूएबल्स की अपना मिक्स कर देना है। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हमने एनर्जी प्रोडक्शन करनी है। उसमें जो हाईएस्ट जो टियर 1 पे, जो कैटेगरी 1 पे चल रहा है रिन्यूएबल्स के अंदर, वो सोलर चल रहा है, क्योंकि विदाउट मूविंग पार्ट्स सोलर इज़ दी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल एट दिस पॉइंट इन टाइम। असल में बोलने में बड़ा आसान, बिल्कुल सोच आपको सुनने में हो सकता है लगता हो कि सोलर इज़ नॉट सुपीरियर टू जो आपका क्या है और विंड है या जो हाइडल है, कि जी सुपीरियॉरिटी उनकी ज़्यादा है क्योंकि वो 24 आवर्स हैं। बट वो जो भी प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए एक तो जगह का इशू है, फिर सेकेंडली ये कि वो विंटर्स में नहीं चलता,
जो विंड है, विंड में मूविंग पार्ट इतना है और उसके मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है, और इसमें वो दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। प्लस आप ये देखें कि जब आप विंड टर्बाइन लगाते हैं तो कितने सिविल वर्क्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितना आपको नॉइज़ क्रिएशन एक एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि जो विंड टर्बाइन का जो ब्लेड्स रोटेट करते हैं वो एक हमिंग नॉइज़ क्रिएट करते हैं। प्लस पाकिस्तान में तो चलें वैसे ही इतना शोर है कि हमें ये बातें फील नहीं होती, हम बोलते हैं हमिंग नॉइज़ क्या। हमारे यहाँ तो यहाँ ज़ोर से वो प्रेशर ऑन लगा के रोड से घूम रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशनली जो उसके भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें भी ज़्यादा अगर हवा चले और स्टॉर्म आ जाए तो जो उसका रडर होता है वो टूट जाता है। तो विंड टर्बाइंस कैन कॉज मैसिव डैमेज, क्योंकि वो एक बहुत हाइट पे एक बहुत बड़ी मूविंग पार्ट है जो जब टूट के किसी चीज़ को लगेगा तो वो फिर एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, वो 2-3 टर्बाइंस और साथ लेकर जाएगा एक सोलर फार्म के, एक विंड टर्बाइन फार्म के अंदर। अगर हाइडल की बात करें तो हाइडल के लिए तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, एक पूरा डैम बनाना पड़ता है ताकि वाटर का रेजर्वोयर हो, ऑन ऑफ तो ना हो रही हो ना आपके जो टर्बाइन है। प्लस वाटर को चैनल किया जाएगा, कितने मैसिव सिविल वर्क्स किए जाएंगे, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से फंडिंग ली जाएगी, और फिर उसका जो लीड टाइम है, जो कंस्ट्रक्शन टाइम है वो आपके सामने है। डैम को रातों रात तो बनते नहीं हैं, 6 महीने में भी कोई डैम नहीं बनता, सालों के प्रोजेक्ट होते हैं वो। हाफ अ डेकेड में एक बड़ा डैम, प्रॉपर बड़ा डैम बनाया जाता है। आपके सामने है, पाकिस्तान की हम एग्जांपल छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ तो काम करने का मूड नहीं था, बट अगर कोई भी बड़ा डैम बनाना पड़े तो 3-4 साल तो आपके कहीं नहीं गए। तो वो जो 3-4 साल की प्रोडक्शन थी वो किस खाते में जाएगी? जबकि अगर आप एक सोलर मेगावाट 1 मेगावाट का सोलर फार्म लगाएं तो उसमें आपके सामने सिविल वर्क्स क्या है, आपको ग्राउंड प्लेटफॉर्म चाहिए और आपने उधर सिविल वर्क्स करके अपने पिलर्स को खड़ा करके आपने उस पर सोलर फार्म लगा देना है। विद इन अ मंथ इंस्टॉलेशन हो जाती है। बिल्कुल 1 मेगावाट 1 मंथ पे कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ग्राउंड पे भी लगाना हो या किसी के वेयर हाउस के छत पे लगाना हो। तो 1 मंथ का लीड टाइम और 5 साल का लीड टाइम, 60 महीने और 1 महीने आपके सामने है। अगेन फिर एडिशनली इस सोलर फार्म की जो मेंटेनेंस है वो ज़ीरो होनी है, सिर्फ आपने सोलर पैनल्स को वॉश करवा के रखना है और जो इन्वर्टर्स हैं उनको डस्ट की क्लीनलीनेस आपने करके रखनी है। मूविंग पार्ट कोई है नहीं, ना किसी को कोई ब्लेड्स टूटने हैं किसी के, ना किसी को ऑयल चेंज करना है, ना किसी को रेगुलरली उतार के उसको मेंटेन करके दोबारा से रीजॉइन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 25 ईयर्स की वारंटी है पैनल्स की और 25 ईयर्स की लाइफ है उसकी, एट द वेरी लीस्ट 80% एफिशिएंसी की। उसके बाद भी उसमें जो चलना है वो सारा आप ही का है। विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स इट बीट्स ऑल अदर रिन्यूएबल्स। इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी को भी देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी के भी अपने मसाइल हैं, वो एक लार्ज स्केल फैसिलिटी होती है, स्मॉल स्केल पे नहीं लगती। उसके जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं वो भी होते हैं। इन केस ऑफ फेलियर जो उसका एक बिल्कुल एक डैमेजिंग उसका आउटलुक होता है, जो उसका रेडियस जिसमें वो डैमेज करता है लोगों को, वो भी एक बहुत हाई होता है। प्लस उसकी भी लोकेशन कंस्ट्रेंट है कि वो किसी वाटर बॉडी के पास ही लगेगा तो उसमें कूलिंग आप जनरेटर्स रन कर सकते हैं, वरना कूलिंग का मैकेनिज्म आप कहाँ से रन करेंगे। तो जो सोलर है पाकिस्तान की हद तक बात करें, मिडल ईस्ट की हद तक बात करें, बहुत सारे और रीजन्स की हद तक बात करें तो इट इज़ दी मोस्ट सूटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यूएस कनाडा के लिए ठीक है सोलर इज़ नॉट एज सूटेबल जिस तरह हमारे लिए है। तो हम तो अपने लिए बात करेंगे ना आज, हम क्यों न्यूक्लियर लगवाते फिरें और हम क्यों हाइडल लगवाते फिरें अगर हम सोलर ज़्यादा लगवा सकते हैं। बाकी भी चीज़ें लगानी चाहिए बट सोलर हमारे लिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बहुत नीचे आ चुकी है और मूविंग पार्ट्स की वजह से वो सारी और चीज़ों को बीट कर देती है। तो शुरू में आप हो सकता है सोचेंगे मुझे 24 घंटे मिलेगी बिजली विंड मिल की वजह से, विंड टर्बाइन की वजह से, बट उसके लिए भी विंड करंट होगा तो मिलेगी। प्लस इन द लॉन्ग रन जब उसकी मेंटेनेंस निकलेगी तब फिर पता लगता है कि कितना आपको बेनिफिशियल रहा। तो देयर इज़ नो अदर टॉक अबाउट इट। बाकी मुल्कों ने ये बात रियलाइज़ कर ली है, आपके सामने है। सोलर टेक्नोलॉजी को प्रेफरेंस दी जा रही है बाय अदर कंट्रीज़ विच आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, क्योंकि उनको भी पता है डैम से बहुत पुराने हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, सब ने लगाए हुए हैं, सब ने भुगते हुए हैं, सबको पता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। सोलर टेक्नोलॉजी अब सस्ती पिछले 10-12 साल में हुई है, कमर्शियली अवेलेबल ही अभी हुई है, तो अब जो मैसिव ड्राइव चल रही है वो सोलर की तरफ चल रही है और बाकी चीज़ों की तरफ नहीं चल रही। कुछ और ऐड करेंगे आप? क्लोज करें, तीसरी दफ़ा मैं बता रहा हूँ। वीडियो को आप कर दें क्लोज, फिर इसको आप करेंगे, एक ही बात है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू मेंशन एट द बॉटम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें वीडियोस को ताकि अवेयरनेस में इजाफा हो सके लोगों का। ये बात है 3 दवा में गए तो काटना पड़ेगा क्यों? नहीं, क्या काटना पड़ेगा, कॉमेडी होती है, ऐसे थोड़ी काटना पड़ेगा। यहाँ तक कोई नहीं सुनता, तुम्हारी फिक्र नहीं करता।